पल-पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। यूं तो अच्छे दिन लाने का दावा किया गया था, अब बुरे दिन भारतीय जनता पार्टी को देखने पड़ रहे हैं, जिसकी ताजा तस्वीर उत्तराखंड से सामने आ रही है। अचानक बीजेपी के मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना कई सारे सवाल खड़े कर गया है और इन्हीं सब सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं रवि श्रीवास्तव जी, जो लगातार तमाम मुद्दों पर अपनी पकड़ रखते हैं। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आखिरकार अचानक से ये इस्तीफा देने की तीरथ सिंह को जरूरत क्या पड़ी? देखिए नदीम, ऐसा था कि जो तीरथ सिंह का टेन्योर रहा टोटल 115 दिन का, वो शुरू से ही कंट्रोवर्सीज में लगा रहा। आप अगर देखेंगे उठा के एक थोड़ा सा इतिहास छोटा सा, तो तीरथ सिंह के बयान जो थे वो शुरू से ही बहुत डैमेजिंग थे। और चूंकि वो संघ के एक स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट थे, वो लोकसभा मेंबर हैं और वहां से उठा के उनको वहां पे लगाया गया था, तो वो उनको उनका जो उनसे जो अपेक्षाएं थी वो कहीं से पूरी होती भाजपा को दिखाई नहीं दी। हुआ क्या कि आपने उनके बयान सुने होंगे, उन्होंने किस तरह से लड़कियों के रिप्ड जीन्स पहनने पर जिस तरह से एक वाहियात बयान दिया। आपने सुना होगा कि वो उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश ने 200 साल तक हिंदुस्तान पे राज नहीं किया, बल्कि वो अमेरिकन ने किया था। उसके बाद आपने सुना होगा कि किस तरह से जबरदस्ती अप्रैल की 15 तारीख को एक इतने बड़े कुंभ मेले का आयोजन किया गया जिसमें 30 लाख लोग शामिल हुए, और किस तरह से वो एक सुपर स्प्रेडर साबित हुआ पूरे देश के लिए, क्योंकि उस मेले में पूरे हिंदुस्तान से लोग गए थे, सब राज्यों से लोग गए थे। आपको याद होगा कि पिछले साल तबलीगी जमात के सिर्फ 5000 लोग जो शामिल हुए थे निजामुद्दीन में दरगाह पर, जो उनका मरकज था, तो वहां पर से उनको कितनी लानतें मलामतें की गई, कितनी जगहों पे उनके खिलाफ कोर्ट केस किए गए, और आखिर में वो हर जगह से बाइज्जत बरी हुए। तो इस तरह से जो ये हरकत की इन्होंने कुंभ मेले में, और उसके बाद आपने सुना होगा एक क्रिमिनल केस भी फाइल हुआ जिसमें इन्होंने 1 लाख लोगों के फर्जी टेस्ट कर दिए, जिनके कोई मोबाइल नंबर ही नहीं है, और उन्होंने फर्जी टेस्ट कर दिए उनके। तो कहा यह जा रहा है कि ये एक संवैधानिक संकट खड़ा हो रहा था, क्योंकि 10 सितंबर तक उनके 6 महीने पूरे होने वाले थे और वो चुने जाने की उनकी प्रतिक्रिया शुरू नहीं हो सकती थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कह दिया है कि वो गंगोत्री और हल्द्वानी 2 सीटों के चुनाव अभी नहीं करवाएंगे। इसके अलावा एक और जो बहुत बड़ा इन्होंने एक कहना चाहिए गलत काम किया, वो ये कि ये 4 धाम यात्रा के लिए बराबर सरकार पे दबाव डाल रहे थे, जबकि उसके बारे में पहले हाईकोर्ट ने उनको कहा कि आप इस पे विचार करिए, और अंततः हाईकोर्ट को उसको यात्रा को निरस्त ही करना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस ऑफ फेस बीजेपी के लिए था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी और भी कुछ विकेट शायद गिरेंगे, ऐसे हालात बन रहे हैं भाजपा के। रवि जी, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं, जैसे कि आपने बताया कि 4 धाम यात्रा को लेकर के वो सरकार पर दबाव बना रहे थे। इससे पहले तीरथ सिंह के जो कारनामे हैं उसके बारे में बात की जाए, जैसे कुंभ का आयोजन किया गया, जहां लोग मना कर रहे थे, फिर भी अपनी जिद पर जबरदस्ती इतने लोगों को इकट्ठा किया गया। क्या एक कट्टर हिंदुत्व की राह पर अपने आप को सबसे बड़ा नेता बनाने की कोशिश कर रहे थे तीरथ सिंह, जिसके चलते उनके ऊपर ये गाज गिरी है? देखिए, इस तरह की वाहियात हरकतें जितने भी ये संघ के स्पॉन्सर्ड चीफ मिनिस्टर हैं वो करते रहते हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो येदियुरप्पा हो। इस तरह से हरकतें ये लोग करते रहते हैं। और कहा क्या गया कि ये प्रश्न आस्था का है, जबकि स्पष्ट रूप से कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी आस्था राइट टू लाइफ से ऊपर नहीं होती। जान से ऊपर किसी आस्था का कोई महत्व नहीं है। जान पहले जरूरी है, आस्था बाद में है। तो ये आस्था का एक ढिढोरा पीट करके एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को, जिसे कहना चाहिए, मैं शब्दों में कहता हूं, एक्सप्लॉइट करने की जो कोशिश होती है वो ये सारे चीफ मिनिस्टर करते हैं। और तीरथ सिंह रावत थोड़ा इसमें ज्यादा आगे निकल गए, चाहे 4 धाम यात्रा हो,
चाहे कुंभ मेला हो, इन्होंने दोनों में यही किया और उसकी वजह से आज ऐसे हालात पैदा हुए कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। सर, अटकलें जो हैं वो योगी सरकार को लेकर के की जा रही थी, किसी का ध्यान जो है उत्तराखंड सरकार पर नहीं था। अचानक से ये फैसला लिया गया, तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो वादे करके आई थी उन वादों में नाकाम रही, और जब वो पूरे नहीं कर पा रही है तो ऐसी तस्वीरें जो है सामने आ रही हैं लोगों के? देखिए, पूरा घटनाक्रम योगी आदित्यनाथ का तीरथ सिंह रावत से पूरी तरह से मिलता हुआ है। आपको याद होगा कि अभी पिछले 10-1 दिन पहले योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली की तीर्थ यात्रा पर आए थे और तमाम लोगों से उनकी मुलाकातें हुई, जो प्रधानमंत्री से लेकर के और जेपी नड्डा जी तक से वो मिले। हालात बिल्कुल यही थे, वो भी लगभग इस्तीफे के कगार पर थे, मगर जैसा कि पार्टी ने रणनीति कुछ डिसाइड की, क्योंकि एम्बैरेसमेंट योगी आदित्यनाथ ने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ कम नहीं किया है। 4.5 सालों में जो वादे किए गए थे वो कहीं कोई वादा नहीं पूरा हुआ और उल्टा जो भारतीय जनता पार्टी की बदनामी है, राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर जो जमीन घोटाला करोड़ों रुपए का हुआ है, और चाहे गंगा में बहती हुई लाशें मिली हो, और चाहे अभी अभी प्रयागराज में 4 दिन पहले जो 160 शव जो गंगा के रेती में दफन थे, वो गंगा का जल स्तर बढ़ने से ऊपर तैर करके आ गए और उनका 160 का क्रिमेशन और किया गया। तो उत्तर प्रदेश ने कोविड से हुई मौतों में बहुत ज्यादा हेराफेरी की है और सच्चे आंकड़े नहीं दिखाए हैं। ये बातें जनता तक पहुंच चुकी हैं और जहां तक मैं समझता हूं विकास के नाम पर तो उत्तर प्रदेश और पहले से पिछड़ गया लगता है। वहां की चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, सब चीजों का बहुत बुरा हाल है। तो ये राज्यों में इस तरह से अभी काफी असंतोष फैल रहा है। पर अगर बात की जाए सर, जैसे उत्तर प्रदेश की बात ही की जाए, तो उत्तर प्रदेश में एक माइंडसेट कर दिया गया है, कुछ किया या नहीं किया। अगर ग्राउंड रिपोर्ट पर हम लोग भी जा रहे हैं तो लोगों की एक सोच ऐसी बनाई गई है कि राम मंदिर का वादा किया था, राम मंदिर ला दिया। तो क्या राम मंदिर के नाम पर ही 2022 का उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने वाले हैं? क्योंकि इसका क्रेडिट हर कोई लेने के लिए तैयार है। मोदी जी कहते हैं कि उनकी वजह से बनाया जा रहा है, योगी जी का ये अपना अलग दावा है। किस तरीके से देखा और समझा जाए जो राम मंदिर के नाम पर सियासत हो रही है, और जब चंदेखोरी की बात सामने आई तो हर किसी ने अपनी चुप्पी इख्तियार कर ली है? नदीम जी, भाजपा के पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर आप देखें उठा करके तो आर्टिकल 370 और 35A का एब्रोगेशन हो, चाहे ये लव जिहाद का कानून हो, चाहे CAA, NRC, NPR का कानून हो, चाहे चलता हुआ किसान आंदोलन हो, किसी भी मुद्दे पर सरकार के पास कहने के लिए अचीवमेंट जैसी कोई चीज नहीं है। और यही वजह है कि लोग अब ये मानने लगे हैं कि भाजपा एक तरीके से राम मंदिर को भुनाने की भी अगर कोशिश करेगी तो जो लोग 105 रुपए लीटर का पेट्रोल और 250 रुपए लीटर का सरसों का तेल आज खरीद रहे हैं, उनको ये अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि राम मंदिर से उनको उनका पेट भरने वाला नहीं है। जरूरी आज इंसान की जो जरूरतें हैं वो सब की सब महंगी होती जा रही है, दाम बेतहाशा आसमान छू रहे हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। उनके मन से अब ये राम मंदिर का भूत जो है वो लगभग उतर चुका है। आगे के परिणाम आप देखेंगे चुनाव। एक आखिरी सवाल हम लेना चाहेंगे रवि जी आपसे, क्या लगता है कि अब अगला नंबर किसका आने वाला है? अब अगली गाज जो है वो किस पर गिर सकती है? अभी 2 मुख्यमंत्री मुझे और खतरे में नजर आ रहे हैं। एक तो हमारे येदुरप्पा जी कर्नाटक वाले, उनके खिलाफ तो बगावत उनके ही पार्टी से ही शुरू हुई है, और दूसरे योगी आदित्यनाथ, वहां पर भी बगावत घर से ही शुरू हुई है और MLA के तमाम स्वर जो हैं वो अब बुखर हो रहे हैं एक एक करके। तो ये अगले 6 महीने बहुत भारी हैं। हालांकि कर्नाटक में चुनाव का माहौल नहीं है, मगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब,
इन जगहों पर चुनाव अगले मार्च अप्रैल में ही होने वाले हैं। तो इनको देखते हुए शायद मुझे लगता है कि एक और कोशिश योगी आदित्यनाथ को किनारे करने की जाए। देखते हैं कितना सफल होती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं।